हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। गाइज इससे पहले हम लोगों ने ना एक वीडियो बनाई थी, पर्क टॉपिक स्टार्ट किया था हम लोगों ने। हमारा इनकम फ्रॉम सैलरीज चैप्टर है, उसके अंदर हमारा पर्क्विज एक टॉपिक है। तो जो हमारी इससे पहले वाली लास्ट वीडियो थी ना, उसमें मैंने उस पर्क टॉपिक को स्टार्ट किया था, पर मैंने उस वीडियो में थोड़ा सा उसका मतलब आपको जल्दी में करवा दिया, क्योंकि वो वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी थी और मुझे थोड़ी जल्दी करना था कवर उसको। बट आपको जो ये वीडियो में, अब इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ, जो डाटा प्रोवाइड करने जा रही हूँ, आई होप आपकी उससे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ना आपको थोड़े से इसके सेक्शंस क्लियर करने हैं, सो दैट आपको पता चले कि हम कौन सा सेक्शन कर चुके हैं। और ये चैप्टर सिर्फ उसी सेक्शंस के बेस पर है, ये पूरा चैप्टर उसी सेक्शंस के बेस पर है। गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर मेरे 90.6% ऐसे लोग आते हैं जो वीडियोस को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। गाइस इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 16 एंड सेक्शन नंबर 17 के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देने वाली हूँ। एंड नो डाउट जो हमारा लास्ट वीडियो में काम अधूरा रह गया था वो भी हम लोग इस वीडियो में पूरा करेंगे, जो 2-3 एग्जांपल्स दी। मतलब आपको एक बेसिक नॉलेज देनी है मुझे थोड़ी सी, जो आई थिंक मैंने पिछली वीडियो में मिस कर दी हो। अब आपको गाइज देखिए स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा है, सैलरी चार्ट, जिसके अंदर हमारे सेक्शन 15, 16 एंड 17 आते हैं। ठीक है, मैंने सैलरी चैप्टर जब स्टार्ट किया था, सबसे पहले हम लोगों ने सैलरी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई थी। एक बनाई थी हम लोगों ने हेड सैलरी, सेकेंडली हमने किया था सैलरी। तो सैलरी के अंदर हमारा सैलरी कौन सा सेक्शन है? 17 सब सेक्शन 1 आता है हमारा सैलरी के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सेकंड टॉपिक किया था प्रोविडेंट फंड, जो कि इस चार्ट में नहीं है, जो कि हमारी नॉलेज के लिए था क्योंकि उसका क्वेश्चंस में यूज़ है। ठीक है, सेकंड टॉपिक हुआ प्रोविडेंट फंड सैलरी के बाद। थर्ड टॉपिक किया हम लोगों ने अलाउंसेस। अलाउंसेस ये देखिए, अलाउंसेस के सेक्शन कौन सा है? 17 सब सेक्शन 3 के अंडर सब सेक्शन 2। अब इसको आपको कैसे समझना है, मैं आपको सेक्शंस लर्न करने सिखाऊंगी। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है पर्क्विज, ये है 17 सब सेक्शन 2। इस पर्क के अंदर ना 17 सब सेक्शन 2 के अंदर कितने सारे सब सेक्शंस है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लैरिटी करूंगी। आई थिंक इसका एक सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 का एक सेक्शन जो इससे पहले पर्क की वीडियो है उसमें कवर हुआ है, मैं अभी आपको बताऊंगी कौन सा कवर किया है। आफ्टर दैट देखिए ये 17 सब सेक्शन 3 आता है, प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी। 17 सब सेक्शन 3 का पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 ये है। तो अलाउंसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पर्क हमारा चल रहा है, सैलरी भी हो चुका है हमने, ये इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा। बट पर्क थोड़ा लेंथी है और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझना है इसको सबने। ठीक है, आफ्टर दैट जो हमारा बेसिक ये चैप्टर है ना, ये चारों को जोड़ के आफ्टर दैट इसमें से ये डिडक्शंस जो अंडर सेक्शन 16 आती हैं, अंडर सेक्शन 16 आती हैं। अब देखो ये सारा सैलरी का पार्ट है, ये सारा सैलरी का पार्ट है, ये सारे सेक्शन 17 के अंदर सब सेक्शंस है। 17 सब सेक्शन 1, 17 सब सेक्शन 2, ये 17 सब सेक्शन 3 का पार्ट 1 एंड 2। ठीक है, ये सेक्शन 16 है जो हमारी डिडक्शंस है। और जो हमारा सेक्शन 15 था, हमारे सबसे पहली वीडियो में किया था, वो था हेड सैलरीज। ठीक है, वो था हमारा सेक्शन 15। तो आई होप आपको इसमें क्लैरिटी हुई होगी। ये जो नीचे है ये डिडक्शंस है, ये जब हमारा चैप्टर का डी एंड होने वाला होएगा ना, हमें पता चल जाएगा इनकम अंडर हेड सैलरी कैसे फाइंड आउट करनी है। तो ये चीज़ें माइनस करके होने वाली हैं वो। ठीक है, तो इसके ऊपर अब मैं आपको बेसिक जितना बता सकती थी सेक्शंस का वो बताया मैंने। अब हम लोग बेसिक अपना टॉपिक जो चल रहा है पर्क, उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पर्क का टॉपिक कवर अप किया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पर्क का ये वाला टॉपिक, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। ठीक है, ये कौन सा है? 17 सेक्शन 17 के अंदर सब सेक्शन 2 का पार्ट 1 था। ये 17 सब सेक्शन 2 के अंदर उसका पार्ट 1 था, ये हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था सेक्शन। ठीक है, जो आज की वीडियो में क्वेश्चंस होंगे वो भी इसी के अंडर आते हैं। जो हमारे पिछली वीडियो में 2 क्वेश्चंस लेफ्ट रह गए थे वो भी इसी सेक्शन के अंदर आते हैं। 17(2) का सबसेक्शन 1, 17(2) का सबसेक्शन 2 अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हमने वो क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर अप कर लिया है। एंड 17(2) का सबसेक्शन 3 नहीं है, उसके बाद 17(2) का सबसेक्शन सीधा आता है 4, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कवर अप करेंगे। आज बेसिकली मुझे आपको ये सेक्शंस की क्लैरिटी करनी है और इनके रिलेटेड क्वेश्चन, सो दैट आपको कन्फ्यूजन
नाउ। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये किया था वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये आता है 17 सबसेक्शन 2 का पार्ट 1। इसके अंदर हमारी आती है क्वेश्चन नंबर 10, जो मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया। गाइस आपको इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, सो दैट अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लो, ठीक है गाइस। आफ्टर दैट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर किया था 11, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एंड फिर किया था हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जस्ट इतना सा ही काम किया था, ठीक है। 3 क्वेश्चंस कवर किए थे, 10, 11 एंड 12। तो ये जो हमने 3 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में कवर अप किए हैं ना गाइज, ये तीनों ही हमारे इस सेक्शन से रिलेटेड थे। बट एक क्वेश्चन है जो मैं आपको जस्ट, जो सेक्शन इसका सेकंड है ना, वो क्वेश्चन सेम इसी बेस से होना है, बस उसमें एक छोटा सा माइनर सा चेंज है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 11 किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 अगर जिसको याद है, बहुत अच्छी बात है। ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे ये हम लोगों ने 10th और इसके अगला 12th किया था। बस इसमें एक पॉइंट डिफरेंट था कि वो जो उसको रेंट के ऊपर कोई चीज़ मिल रही है, उसके ऊपर वो एक्चुअल रेंट अमाउंट भी पे कर रहा है एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉई। देखो ये हमारा 17 सेक्शन है ना, उसके 17 सबसेक्शन 2 के अंदर सबसेक्शन 2 है। देखो क्या है, इन केस एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड एज कंसेशन एकोमोडेशन। जैसे हमें एम्प्लॉयर ने घर दिया किराए पे रहने के लिए, हमें एम्प्लॉयर ने किराए पे या खुद का घर या किराए पे लेकर दिया, जैसे भी दिया वो उसने दिया। जैसे उसने हमें किराए पर लेकर दिया, वो खुद उस मकान का किराया 8,000 रुपये दे रहा है, बट उसका उसी रेंट का कुछ पार्ट एम्प्लॉय से कलेक्ट कर रहा है। जैसे 8,000 वो खुद पे कर रहा है, बट हमसे वो 3,000 रुपीज़ कलेक्ट कर रहा है। कुछ पार्ट हम लोग पे कर रहे हैं ना एम्प्लॉयर को, तो वही चीज़ है। एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट मीन्स दैट एम्प्लॉयर हैज़ गिवन अ हाउस। एम्प्लॉयर ने घर दिया उसके एम्प्लॉय को, फॉर विच, जिसके लिए उसने एम्प्लॉय से कुछ पार्ट रेंट का, चार्जिंग अ पार्ट ऑफ द रेंट, एम्प्लॉई को कुछ अमाउंट चार्ज किया, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया है पूरा का पूरा। आप लोग जाके वीडियो ज़रूर देखना। इसमें सिर्फ ये एक्चुअल अमाउंट जो एम्प्लॉई ने पे किया वो फिर डिडक्ट किया, बाकी क्वेश्चन डिट्टो जैसे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 वैसा ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने लास्ट वीडियो में, ऊपर आई बटन में आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगी, जाकर ज़रूर देख लीजिएगा याद से, ठीक है गाइस। तो ये था थोड़ा सा लास्ट वीडियो के बारे में। अब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था पर्क। अब पर्क तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर लिया, बट अगर आपको मैं पूछूं कि पर्क जो हमने लास्ट वीडियो में किया और उससे पहले हम लोगों ने एक अलाउंस टॉपिक किया, तो उसमें डिफरेंस क्या है, तो आपको हो गए जी हमें तो पता ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है। अब पर्क और अलाउंसेस का डिफरेंस देख लो, सो दैट कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो। मुझे सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने थे आपके, इसी वजह से आपको थोड़े सेक्शन भी क्लियर किए हैं मैंने। अब आप लोगों का 17 सबसेक्शन 2 के अंडर सबसेक्शन सेकंड जो हमने अभी 11th क्वेश्चन देखा कर लिए हैं, 3rd है नहीं, 4th वाला सेक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें इसी सेक्शन के 1-2 क्वेश्चन और हैं जो मुझे आपको समझाने हैं, ठीक है। पहले इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, अलाउंसेस एंड पर्क। जो अलाउंसेस कंपनी का एम्प्लॉयर हमें प्रोवाइड करता है वो इन कैश फॉर्म में होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ अभी थोड़ी देर में। और जो पर्क होती है वो इन काइंड होती है। अब इसको एग्जाम्पल से समझो। अलाउंसेस कैसे देते हैं, उसने घर रेंट पे नहीं दिया, उसने पैसे दे दिए कि तू इतने पैसे ले ले, घर किराए पे अपने लिए ले लियो, इन कैश पैसे दे दिए उसने, ठीक है। और पर्क में क्या होता है, जो उसके पास, उसका एम्प्लॉयर के पास खुद का एक एक्स्ट्रा घर पड़ा था, उसने उसको वो घर दे दिया कि तू किराए पे कहाँ धक्के खाएगा, मेरा घर खाली पड़ा है यहीं पे रह ले, अपना घर दे दिया उसको रहने के लिए। ये इन काइंड फॉर्म है, ये इन कैश फॉर्म है, ठीक है। इसमें हम लोग अमाउंट एक एग्जाम्प्ट होता था उसको लेस कर देते थे, उसकी वैल्यू में से एग्जाम्प्ट जो अमाउंट होता था वो हम लोग लेस करते थे बेसिकली, ठीक है। उसको एग्जाम्प्ट करके बाकी की वैल्यू टैक्सेबल निकाल लेते थे। बट इस चीज़ में अब हम लोगों ने वो नहीं करना, हमने देखना है जो हमें चीज़ प्रोवाइड की है उसने, मतलब जैसे घर प्रोवाइड किया है उसकी वैल्यू क्या है, उसका वो जो उसने घर प्रोवाइड किया उसका खर्चा एक्चुअल में तो एम्प्लॉयर को ही पड़ रहा है ना, हमें तो नहीं पड़ रहा, हमें तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, हमारी इनकम हो रही है, तो वो चीज़ हमारी टैक्सेबल होगी जब, ठीक है जी। तो बेसिकली मुझे पर्क और अलाउंस का ये डिफरेंस आपको क्लियर करना था। अब हम लोग बढ़ते हैं, हमारा जो क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में रह गए थे उनको कवर अप करते हैं, ठीक है गाइस।
तो चलिए गाइस, अब हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन के पहले ही एकोमोडेशन उसकी मैं दिखा दूंगी कि क्या चेंज है। अब इस एकोमोडेशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में क्या है वो आपको ये एकोमोडेशन बताएगी। इस एकोमोडेशन के अकॉर्डिंग पहले मैं अपनी वर्डिंग में आपको समझाती हूँ। एक एम्प्लॉई है, उसका ट्रांसफ़र हो गया एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। जब एक एम्प्लॉई का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होता है, ऑब्वियस है एम्प्लॉई उसी टाइम शिफ्ट कर जाएगा, बट उसकी फैमिली को कुछ टाइम चाहिए। तो उस पीरियड में उसको और उसकी फैमिली को, वो बोथ आर डिफरेंट कंट्रीज़, दोनों अलग अलग कंट्रीज़ में है, उसकी फैमिली को भी शिफ्ट होने में टाइम लगेगा। वो शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस केस में अगर कोई ऐसा केस होता है, उस बंदे का ट्रांसफ़र होता है, तो उसकी फैमिली को मैक्सिमम 3 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा। 3 मंथ्स तक जिस कंट्री में वो लोग रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, उस सिटी में उनको जो भी पर्क मिला था वो अवेलेबल होगा। बट आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद अगर फिर भी वो लोग शिफ्ट नहीं करते जहाँ उनके एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हुआ है, देन उसके बाद उनको जो भी दोनों कंट्रीज़ में अगर रिसीव हो रहा है तो दोनों जगह पे वो टैक्सेबल होगा। अदरवाइज़ वो सिर्फ एक कंट्री में टैक्सेबल है अमाउंट। बट अगर वो 3 महीने तक एग्जाम्प्ट है, अगर वो ट्रांसफ़र का केस आता है तो। बट अगर ट्रांसफ़र नहीं है तो वो टैक्सेबल है। उन दोनों में से लीस्ट वैल्यू देख के हम लोग टैक्सेबल कर देंगे। बट अगर वो ट्रांसफ़र होता है और उसकी फैमिली को शिफ्ट होने में टाइम लगता है तो उसको 3 मंथ के लिए हम लोग छोड़ सकते हैं। आफ्टर दैट हम उसको टैक्सेबल करेंगे। अब ये क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ इसमें क्या है, मिस्टर एम मार्केटिंग मैनेजर है एक कंपनी का जिसमें वो काम कर रहा है हैदराबाद में। वहाँ पॉपुलेशन अबव 25 लाख है, 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड, उसको एक रेंट फ्री हाउस मिला है हैदराबाद में, जिसको कंपनी ने किराए पे लिया है, हायर्ड बाय दी कंपनी। मैंने लास्ट वीडियो में ये टेबल आपको बहुत अच्छे से समझाया था। इसमें हायर्ड बाय एम्प्लॉयर और ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर है। ऊपर आई बटन में लिंक गिवन है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वीडियो जाकर देख लो। अगर हायर बाय एम्प्लॉयर है तो केस ये वाला अप्लाई होना है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं आगे। हायर पे लेके दिया है कंपनी ने 3500 पर मंथ ऑन 1/10/2019 को वो ट्रांसफ़र होके कोचीन चला गया एम्प्लॉई का ट्रांसफ़र कब हो रहा है जी, 1/10/2019, ठीक है। 1/4 से लेके 1/10 तक वो कहाँ पे रहा, हैदराबाद में 3500 पर मंथ सैलरी रिसीव कर रहा था। अब यहाँ तक आप उसका कितने मंथ्स का हो गया जी, 6 मंथ का केस अप्लाई कर सकते हो। ये देखो पहले यहाँ पे 7-7 डेट लिखते जाएंगे। 1/4 से लेके 1/10 तक वो कहाँ पे रहा, हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में वो था और उसके ऊपर केस कौन सा अप्लाई हुआ जी, ये वाला हायर वाला, मतलब रेंट पे घर उसको लेके दिया, तो हमने ये केस लगाना है। उसके बाद 1/10 को उसका ट्रांसफ़र हो गया कोचीन में, जहाँ पॉपुलेशन 15 लाख है, और उसको वहाँ पे जो कंपनी का घर मिला, उसको वहाँ पे देखो विद कंपनी ओन्ड रेंट फ्री हाउस, कंपनी ने खुद का घर उसको फ्री में दिया 1/10/2019 से लेके 29 फेब तक, मतलब टिल उसको घर रहने को वहाँ पे कोचीन में तो 31 मार्च तक ही मिला। बट उसके बाद देखो रेंट फ्री हाउस उसको 1/10 को रिसीव हुआ। ही स्टे एट कोचीन, वो कोचीन में रहने लग गया। बट उसकी फैमिली अभी भी 29 फेब तक हैदराबाद में ही रही। 1/10 को उसका ट्रांसफ़र हो गया, 1/10 को उसका ट्रांसफ़र हो गया, 1/10, 1/11, 1/10 से लेके 1/12 तक कितने महीने हो गए, 3 महीने। हम लोगों ने क्या बताया था, उसकी फैमिली को सिर्फ हम लोग 3 महीने के लिए छोड़ सकते हैं कि वो लोग टैक्स नहीं पे करेंगे, ठीक है। तो 1/10 से लेके 31 दिसंबर तक उनके 3 महीनों का पीरियड ख़त्म हो गया। 1/10 को उसकी शिफ्टिंग हुई, 1/10 को वो शिफ्ट होके कोचीन बंदा चला गया, उसकी फैमिली वही रहेगी। उसकी फैमिली को सिर्फ हम 3 महीने के लिए छोड़ेंगे, छोड़ दिया हमने 31/12 तक, 3 महीने हो गए। ये सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बट जब वो बोल रहे हैं कि वहाँ उसकी फैमिली 29 फरवरी तक उसी घर में रही जो पिछली हैदराबाद वाली कंपनी ने प्रोवाइड किया था, 29 फरवरी तक जो भी उसको पर्क मिली थी, तो एक से लेके 29 फरवरी तक जो भी जितने दिन कितने हुए, 2 महीने, तो उस केस में वो टैक्सेबल होंगे। 3 महीनों की एग्जम्पशन है, 3 महीने टैक्स नहीं अप्लाई होगा, बट अगले महीनों में वो टैक्सेबल हो जाएंगे। और जो कंपनी ने उसको घर प्रोवाइड किया कोचीन वाली ने, वो टिल 31 मार्च तक था, तो 29 फेब तक ये केस हो गया। उसके बाद 1 मार्च to 31 मार्च 1 महीने का सिंपल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसमें।
ठीक है। अब उसके बाद यहाँ तक रीड कर लिया। उसके बाद हमें सैलरी गिवन है 30,000, प्रोजेक्ट अलाउंस गिवन है इतनी, बोनस गिवन है 80,000, बट उसमें ग्रेट्यूटियस बोनस गिवन है 15,000। ग्रेट्यूटियस बोनस भी मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वीडियो देख लो, ऊपर आई बटन में लिंक गिवन है। उसके बाद कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम 24500, कमीशन जो उसको अचीव हुई वो भी दी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ग्रेट्यूटियस क्या होता है, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट देता है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग बोनस में से डिडक्ट कर देते हैं। ग्रेटिटियस को आप गिफ्ट लेके चल सकते हो, तो इसको हम लोग सैलरी में से डिडक्ट कर देंगे, बोनस में से, सॉरी, 80,000 में से 15,000 लेस करके लोगे। अब आपको ये चार समझ आ गई कि मैंने मंथ्स कैसे लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब हम लोग पहले ये सैलरी वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सैलरी 3,60,000, 30,000 इंटू 12, प्रोजेक्ट की अलाउंस आ गई 2,000 पर मंथ इंटू 12, 24,000। सेम बोनस 80,000 माइनस 15 करके लोगे 65,000, एंड उसके बाद कमीशन आ गई 24,500। ये आपकी निकल आई सैलरी। अब आपने पहला केस पहले उठाना है 1/4/2019 से लेके 1/10/2019। फर्स्ट केस ले लिया 1/4/2019 से लेके 1/10, कितने मंथ्स है, 6 मंथ। और पहले केस में उसको घर हैदराबाद में था और उसको कंपनी ने रेंट पे दिया था, रेंट पे लेके दिया था, ये वाला केस लगाना है। एक्चुअल जो रेंट पे किया कंपनी ने और उसकी सैलरी का 15%, दोनों में से जो वैल्यू लीस्ट है वो लेनी है। कंपनी ने कितना पे किया, 3500 पर मंथ, तो 3500 कंपनी ने कितने महीनों के लिए पे किया, 6 महीनों के लिए। 3500 गुना 6, 21,000। और जो उसकी सैलरी है 47, 3500, इसका भी पहले ये पूरे 12 महीने की है, इसको 6 महीने की निकाल के उसके ऊपर 15% लगा दोगे तो ये सैलरी आ जाएगी। दोनों में से लीस्ट अमाउंट देखनी है कौन सी है, वो ले लेनी है आपने, टैक्सेबल। ठीक है। ये सिंपल केस इस पेज के अकॉर्डिंग है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बहुत इजीली समझाया आपको, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी है। एक बार जाके वीडियो देख लो अगर नहीं देखी तो। ठीक है। आफ्टर दैट सेकंड केस क्या है, 1/10 से लेके 31/12 तक वो लोग कोचीन में भी थे और हैदराबाद में भी थे, बट जब वो कोचीन चला गया तो वहाँ पे कंपनी ने उसको खुद का घर दिया, कंपनी ने उसको खुद का घर दिया। और कोचीन में देखो, जब कंपनी ने उसको खुद का घर दिया वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी थी, 15 लाख। जब कंपनी उसको खुद का घर देती है, ओन्ड खुद का घर, तो वहाँ हम लोग पॉपुलेशन देखते हैं, पॉपुलेशन कितनी है, 15 लाख। तो 15 लाख कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, 10 लाख से 25 लाख के बीच में, तो 10% लेना है हमने सैलरी का। ठीक है जी। यहाँ पे हमारा 10% सैलरी का लेंगे हम लोग। एक्चुअल रेंट देखो, ऊपर देखो, एक्चुअल जो रेंट था, क्योंकि वहाँ पे उसकी फैमिली कहाँ पे रह रही थी, उसकी फैमिली हैदराबाद में रह रही थी और वो कोचीन में रह रहा था। उसकी फैमिली को 35 का पर मंथ रेंट पे हो रहा था 3 महीने के लिए, ये वाली सिचुएशन सेकंड वाली। तो 3500 गुना 3 करके 10,500 ये आ गया। 10% उसकी सैलरी का लगाया 3 महीने के लिए, तो उसको 2 जगह पे अब पर्क रिसीव हो रहा है। ये हैदराबाद में रिसीव हो रहा है, ये उसको कहाँ रिसीव हो रहा है, कोचीन में। ये हैदराबाद में रिसीव हो रहा है, ये कोचीन में, विच एवर इज़ लेस टैक्सेबल हो जाएगी वो, बट सिर्फ ये 3 महीने के लिए एग्जम्प्ट है। अगले महीने से अगर ये दोनों टैक्सेबल होने वाली है उसको। ठीक है। क्योंकि पॉपुलेशन वाले केस में हमने सीधा परसेंटेज लगानी होती है, पॉपुलेशन वाले केस में हमें ये चीज़ होती नहीं है कि हमने जो उसने रेंट पे किया कंपनी ने, क्योंकि कंपनी करती नहीं है उसके, ये उसको 2 जगह पे रिसीव हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर हैदराबाद में उसकी फैमिली है, नीचे कोचीन में वो खुद है, तो इन दोनों में से लेस 3 महीने के लिए सिर्फ जो लेसर है वो एग्जाम्प्ट होगी, अगले महीने से दोनों टैक्सेबल गिनी जाएंगी। अब 1/1 से लेके 29/2 तक 2 महीने, जो मतलब टोटल 5 महीने लिए ना उसने फैमिली के शिफ्ट, तो इसमें एक्चुअल रेंट 3500 गुना 2 करके आ गया 7,000, ये टैक्सेबल है। और 10% उसकी सैलरी का 2/12 करके ले लोगे तो ये आ जाएगा। आफ्टर दैट 1 मंथ बचा, ये सिर्फ सीधे ही हमने 10% ऑफ सैलरी लगा देना है, क्योंकि वो पॉपुलेशन कहाँ पे रह रहा है, जहाँ पे पॉपुलेशन उसको खुद का घर मिला है वहाँ पे पॉपुलेशन 15 लाख के नियर बाय है, तो ये वाला पॉपुलेशन अप्लाई होती है सिंपली 10% ऑफ सैलरी। तो हमने सीधा ये अप्लाई कर दिया 1/12। तो ये जो सारी अमाउंट्स आई हैं 21,000, 10,500, 7,000, 7,800 और ये 3,946, तो इन सब का टोटल करके आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी रेंट फ्री हाउस के लिए। ठीक है जी। आई होप मैंने जितनी कोशिश की आपको इस एग्जांपल को समझाने की आपको क्लियर हुई होगी ये। तो चलिए गाइज, अब हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये होटल एकोमोडेशन से रिलेटेड है। पहले इसकी हम लोग एकोमोडेशन रीड कर लेते हैं।
देन हम लोग इसकी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए इसमें एकोमोडेशन क्या है होटल वाले में कि मोर देन 15 डेज ऑन ट्रांसफ़र। अगर तो आपको एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे ट्रांसफ़र हुआ है या अगर आपको एक जगह कहीं पे भेजा गया है कंपनी की तरफ से मतलब रहने के लिए, तो वो 15 दिन से अगर ज़्यादा हो जाता है होटल स्टे कंपनी की तरफ से जो आपको दिया जाता है वो सिर्फ 15 डेज़ के लिए अवेलेबल है। अगर वो 15 डेज से ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर होटल में स्टे, तो होटल एकोमोडेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको जो जितने दिन ज़्यादा 15 दिन वाला एग्जाम्प्ट, जितने 15 दिन अगर आप रहे तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उससे ज़्यादा जितने दिन आप रहोगे उसके ऊपर 24% अप्लाई होगा सैलरी का। फॉर द पीरियड जितने डेज आप लोग एक्स्ट्रा रहे हो वो उसके ऊपर 24% और सैलरी, और एक्चुअल बिल विच एवर इज लेस, जो भी उनमें से लेस होगा वो टैक्सेबल होगा। अभी आपको क्लैरिटी नहीं हुई, अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आप लोगों की बुक्स में होगा। मिस्टर आर अ बैंक मैनेजर वाज ट्रांसफर टू जयपुर वेयर ही स्टे इन होटल फ्री ऑफ रेंट हिज सैलरी। मिस्टर आर है, एक बैंक मैनेजर है, उनका ट्रांसफ़र हो गया है जयपुर में जहाँ पे वो एक होटल फ्री रेंट में रह रहे हैं, मतलब होटल उनको स्टे के लिए कंपनी की तरफ से दिया गया है। और उनकी सैलरी कितनी है 20,000 पर मंथ, बोनस 30,000 एंड डियरनेस अलाउंस दी हुई है 5,000 पर मंथ। ये जो साथ में लिखा होता है ना अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रीटेड एज पे, इसको हम लोग एंटर ट्रीट करते हैं। जैसे डियरनेस अलाउंस हम कब लेते हैं, जब डीए के साथ एंटर लिखा हो। तो अगर एंटर की जगह साथ में ऐसी कुछ लिखा हो ना अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रीटेड एज पे, तो इसको भी हम लोग एंटर कंसीडर करते हैं। आप एक दो क्वेश्चन करोगे ना आपको थोड़ा रिमाइंड होने लग जाएगा। आफ्टर दैट एजुकेशन चिल्ड्रन अलाउंस फॉर चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रंस के लिए अलाउंस दी जा रही है 250 पर मंथ पर चाइल्ड के लिए 250 दी जा रही है। ये एजुकेशन अलाउंस का सिस्टम आपको भी बता देते हैं, पता ही है आपको, पिछले वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है। अब आपको कैलकुलेट करनी है रेंट फ्री एकोमोडेशन इफ दी स्टे इन होटल फॉर। पहले केस में क्या है, वो 12 डेज के लिए होटल में स्टे करा है और उसका एक्चुअल बिल वहाँ पे बना है 3600। तो हमने अभी जो एकोमोडेशन यहाँ पे रीड की अकॉर्डिंग टू दिस, अगर वो 15 डेज तक होटल में स्टे करता है तो वो उसके लिए एग्जम्प्ट होगी। तो यहाँ पे वो सिर्फ 12 डेज के लिए स्टे कर रहा है तो 15 दिनों से कम है, तो ए केस में एग्जम्प्ट, क्योंकि लेस देन 15 डेज से वो स्टे कर रहा है। तो पहला केस आपने सॉल्व करना ही नहीं है, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। सेकेंड केस में क्या है, वो 41 डेज स्टे कर रहा है, 41 डेज स्टे कर रहा है और उसका एक्चुअल बिल बन रहा है 38450। ठीक है, अब वो 15 डेज की जगह कितनी डेज है 41 डेज। तो आप पहले इसके डेज कैलकुलेट कर लो, 41 माइनस 15 करके बचे 26 डेज। जो 26 डेज वो ज़्यादा रह रहा है उसकी कैलकुलेशन हमने करनी है बेसिकली। अब हम लोग पहले सैलरी लिख लेंगे 20,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 2,40,000, बोनस गिवन है। आफ्टर दैट डीएनएस अलाउंस 5,000 पर मंथ इंटू 12 कर लोगे। एजुकेशन की अलाउंस पर चाइल्ड को 250 पर मंथ मिल रही है, और एजुकेशन की अलाउंस मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बता रखा है कि पर बच्चे को 100 रुपीज़ एग्जम्प्ट होती है, पर चिल्ड्रन 100 रुपीज़ एजुकेशन अलाउंस एग्जम्प्ट होती है। और एक फैमिली में सिर्फ 2 बच्चों को एग्जम्प्ट होती है, अगर तीसरा बच्चा है तो उसकी एग्जम्पशन नहीं होगी, उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 स्टूडेंट्स है और 250 पर मंथ पर चाइल्ड है, तो 100 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो 2 चाइल्ड है मतलब 200 पर मंथ, और 250 पर मंथ है तो 250 इंटू आप करके कैलकुलेशन इसकी कर लेना, 250 इंटू 12 250 इंटू 12 प्लस कर लेना, तो 6,000 ये आ जाएगा। एजुकेशन 2400 एग्जाम्प्ट होगी, 3600 एग्जाम्पशन बच गई, बाकी की जो टैक्सेबल है। आफ्टर दैट है हमारे ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,000 पर मंथ तो 12,000 एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस है 15,000 पर मंथ तो ये आ गया 18,000। ठीक है, इसका आप कर लोगे टोटल। जब ये टोटल कर लिया हम लोगों ने, अब हम लोगों ने यहाँ पे एकोमोडेशन में क्या रीड किया था, अगर वो 15 डेज से ज़्यादा स्टे करता है 15 डेज तो 24% ऑफ सैलरी, उसकी 24% अप्लाई होगा उसकी सैलरी जो भी अंदर आएगा उसका डेज के साथ कैलकुलेशन करके। अब जो उसकी सैलरी निकली है 363600, ये 363600 जितने दिन ज़्यादा वो स्टे करा 26 डेज अपॉन हमारा जो ईयर है, हमारा लीस्ट ईयर है, तो हमारा ईयर आपने देख लेना है कौन सा अकॉर्डिंग टू दैट ईयर। 366 डेज, आप लोग 365 डेज भी ले सकते हो, कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे जो आएगा उसका 20%
4%, उसका 24% करके आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। और सेकंड आपने देखनी है कि एक्चुअल बिल की वैल्यू, बी केस में एक्चुअल बिल की वैल्यू कितनी है, 38450 दोनों में से जो वैल्यू है लीस्ट वैल्यू दैट इज टैक्सेबल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, जब आप 24 डेज ऑफ सैलरी करोगे फॉर द पीरियड और डेज फॉर विच एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इन होटल, और एक्चुअल बिल जो एक्चुअल में उसका बिल होगा, दोनों में से जो भी लेस होगी वो टैक्सेबल होगी, विच एवर इज लेस दैट इज टैक्सेबल। तो इन दोनों में से लेस कौन सी है, 6199, तो 6199 इज अवर टैक्सेबल वैल्यू। सो टैक्सेबल अमाउंट फॉर 26 डेज इज 6199। ठीक है गाइज। उसके बाद गाइज एग्जाम्पल हमारी एक क्वेश्चन लास्ट है, इसमें आपको मेडिकल की एकोमोडेशन मुझे समझानी है। इसका क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स है, अगर आप इसको समझोगे बहुत इजीली कवर हो जाएगा। ध्यान से सुनना। एग्जम्पशन अंडर दिस सेक्शन, ये क्या है, मेडिकल की एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है, मेडिकल पर्क मिल रहा है आपको। पर्क में क्या होता है, आपको कैश नहीं मिलती किसी भी तरह, कोई मतलब एम्प्लॉयर की तरफ से आपको कैश को छोड़ के कुछ भी मिल सकता है जिसकी कैश में एक्चुअल में वैल्यू है बट आपको नहीं मिल रही है। ठीक है। एग्जम्पशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी अलो फॉर ट्रीटमेंट। इस एकोमोडेशन के अंडर कौन कौन सी ट्रीटमेंट आ सकती है, मेडिकल वो खुद की ट्रीटमेंट करवा सकता है तो कंपनी का एम्प्लॉयर देगा, वाइफ की, चिल्ड्रन की, चिल्ड्रन कौन से, चिल्ड्रन में भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, चिल्ड्रन चाहे डिपेंडेंट है चाहे इंडिपेंडेंट है, चाहे मैरिड है या अनमैरिड है, सब एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर खर्चा उठाएगा। और पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स कौन से, हु आर मेनली डिपेंडेंट अपॉन हिम, जो कि उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये नहीं उनकी अलग से अपनी फैमिली बसी हुई है, घर से अलग हो चुके हैं और हम लोग उसके एम्प्लॉयर से खर्चा ले रहे हैं। नो, जो भाई बहन उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, उनके ऊपर इनका खर्चा मेडिकल एक्सपेंसेस एग्जम्प्ट होंगे, एम्प्लॉयर पे करेगा। एग्जम्पशन रिगार्डिंग मेडिकल रीइम्बर्समेंट हैज़ बीन डिसकंटिन्यू। एग्जम्पशन कब डिसकंटिन्यू हो जाएगी, मतलब ये अमाउंट कब एग्जम्प्ट नहीं होगा, कब ये टैक्सेबल लगना शुरू हो जाएगा मेडिकल का, हैज़ डिसकंटिन्यू व्हेन ट्रीटमेंट, जब ये ट्रीटमेंट जो है हम लोग प्राइवेट या अनअप्रूव्ड हॉस्पिटल या किसी नर्सिंग होम से लेंगे तो ये एकोमोडेशन अप्लाई नहीं होगी। ये एकोमोडेशन अप्लाई नहीं होगी अगर हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, अनअप्रूव्ड हॉस्पिटल जिसको अप्रूवल नहीं मिला हुआ, या किसी नर्सिंग होम से अगर हम लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उस केस में हमारा खर्चा एम्प्लॉयर नहीं उठाएगा। ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक बार समझते हैं। देखो, मिस्टर डी हैज़ टेकन अ लोन। मिस्टर डी ने लोन लिया है ऑफ 2 लाख फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। उसने 2 लाख रुपीज़ का लोन लिया है उसके एम्प्लॉयर से फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हिज फादर, अपने फादर की ट्रीटमेंट करवाने के लिए। हु इज़ सफरिंग फ्रॉम अ नोटिफाइड इलनेस, जो कि सफ़र कर रही हैं नोटिफाइड इलनेस से। पहले तो मिस्टर डी ने लोन लिया है 2 लाख का अपने एम्प्लॉयर से, किसकी ट्रीटमेंट के लिए, अपने फादर की ट्रीटमेंट के लिए। तो क्या इसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा? नो। क्यों? मेडिकल अकोमोडेशन है, उसका फादर, वाइफ, हस्बैंड, मदर सबको फ्री है ना, तो अकोमोडेशन फादर के लिए उसने लोन लिया तो ये तो एग्जम्प्ट हो गया केस। यहाँ पे हमने देखा था ना एग्जम्प्ट, तो ये 2 लाख का केस तो एग्जम्प्ट हो गया। चलो आगे रीड करते हैं। इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पे करना था वो 10.20 पर एनम था, बट इट इज़ अ बीइंग रीपे इन मंथली इंस्टॉलमेंट। वो इसकी 3000 पर मंथ पे कर रहा था। अब ये केस तो वो एग्जम्प्ट ही हो गया। अब उसको कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है, कितने पर मंथ इंस्टॉलमेंट जानी थी, कोई केस आता ही नहीं है। मतलब हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, एग्जम्पशन है। ठीक है, मेडिकल लोन फुल्ली एग्जाम लिखा हुआ है, देख लो। ठीक है। उसके बाद मिस्टर डी रिसीव अ क्लेम। मिस्टर डी को रिसीव हुआ एक इंश्योरेंस क्लेम 60,000 का इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 1/7/2019 को इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हिज फादर। उसके फादर की ट्रीटमेंट के लिए उसको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला, जो उन्होंने इंश्योरेंस वगैरह करवाई होगी, 60,000 रुपीज़। 60,000 का उसको क्लेम मिला। अब हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है कि उसको बेनिफिट कितना हुआ, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसको कितना बेनिफिट हुआ। ठीक है। फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20 अज्यूम दैट प्रिस्क्राइब रेट ऑफ इंटरेस्ट SBI सच लोन। अब देखो, इस लोन जो ये इसको मिला ना, ये वैल्यू इसमें उसका 1/4 तक था फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। उसको रिसीव कब हुआ? 1/4/2019 को। ठीक है। ये मतलब 1/4 तक ये गेन जाएगा और इसमें इंटरेस्ट रेट कितना था? 14.20। तो जो ये ऊपर 10.20 रेट ऑफ इंटरेस्ट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसको लोन के बदले में पे करना था, ये तो एम्प्लॉयर के पल्ले चला गया ना 10.20। टोटल इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बताया गया कि उसने जो अज्यूम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है सच लोन्स 14.20, तो 10.20 तो एम्प्लॉयर के पल्ले चला गया। अब उसको जो 60,000 का क्लेम रिसीव हुआ है इंश्योरेंस कंपनी का, उसका उसने कितना इंटरेस्ट पे करना है? 10.20 में से
जो ये 10.20 है इसमें से आप लोग 14.20 माइनस कर दो। 10.20 माइनस 14.20 करके कितना बच जाएगा आपका 4%। 10.20 तो एग्जाम्प्ट है, ठीक है, बचा कितना 4 पॉइंट, तो 4% हमारा क्लेम हम लोग इंश्योरेंस करें 60,000 के ऊपर 4% 2400। और ये इंश्योरेंस क्लेम कब रिसीव हुआ 1/7/2019 को। आफ्टर दैट उसने उसकी क्लेमेंट पेमेंट की, तो 1/7 लेके 1/4 तक आप लोग मंथ्स काउंट कर सकते हो। 9 मंथ्स बनते हैं, तो 1800 हमारा इंश्योरेंस क्लेम आ गया आंसर। ठीक है जी गाइज, आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो में जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है अच्छे से टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारे कुछ इसके ना इस चैप्टर से रिलेटेड रूल्स हैं जो कि बेसिकली समझने ज़रूरी हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बेसिकली उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं थोड़े बहुत। नो डाउट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, थ्योरी बेस वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं सेक्शंस जो भी हैं हमारे आगे। सो आई होप आपको वो मैं क्लियर अच्छे से कर पाऊँ। एंड गाइज वीडियो मिस मत कीजिएगा, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड गाइज अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।